नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। अगले 1 घंटे में बात होगी देश और दुनिया की। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय कुवैत दौरा किन मायनों में रहा है खास। बात होगी कि रोजगार के क्षेत्र के लिए आज का दिन क्यों है बेहद ही महत्वपूर्ण और खास। साथ ही साथ खबरों के माध्यम से आपको लिए चलेंगे महाकुंभ की नगरी प्रयागराज। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत 71,000 से ज्यादा युवाओं को आज दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांटेंगे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत की 2 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। कुवैत ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से पीएम मोदी को किया सम्मानित। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज जाकर महाकुंभ की तैयारियों का लेंगे जायजा। मेला प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। खाड़ी के कई देशों ने पाकिस्तान के 30 शहरों के नागरिकों को वीजा देने से किया इनकार। भीख मांगने, तस्करी करने जैसे अपराधों के कारण लगाया प्रतिबंध। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन तक शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हुई बूंदाबांदी से गिरा पारा। और आइए अब नया सवेरा की करते हैं शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भर्ती अभियान रोजगार मेला में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10:30 बजे देश भर में एक साथ 45 जगहों पर आयोजित कार्यक्रमों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित भी करेंगे। ये नियुक्तियां गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में की गई हैं। रोजगार सृजन को सर्वोच्चता प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। ये युवाओं को राष्ट्र निर्माण और आत्म सशक्तिकरण में उनकी भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। रोजगार मेले की शुरुआत अक्टूबर 2022 में हुई थी और अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 50 शहरों में 13 मेले आयोजित किए जा चुके हैं। इन मेलों में अब तक लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं, जो विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों में रिक्त पदों को भरने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये मेला रोजगार सृजन को शीर्ष प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। ये रोजगार मेला राष्ट्र निर्माण और स्वरोजगार में युवाओं को भागीदारी का अवसर प्रदान करेगा। और हमारे संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे कि रोजगार के क्षेत्र में आज बेहद ही महत्वपूर्ण और बड़ा दिन उन लोगों के लिए जिनको आज प्रधानमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। बिल्कुल संध्या, लगभग 71,000 लोगों को आज अपॉइंटमेंट लेटर मिलेंगे और इस बात को हम जानते हैं कि लगभग 45 शहरों के अंदर इस रोजगार मेले का आयोजन आज किया जाना है। हम इस बात को जानते हैं कि 2022 के अंदर रोजगार मेले की शुरुआत की गई थी और आइडिया ये था कि इसको मिशन मोड में इम्प्लीमेंट किया जा सके, जिससे कि लगभग 1 मिलियन जॉब्स यानी कि 10 लाख रोजगार को क्रिएट किया जा सके। सबसे बड़ा फोकस नो डाउट, जैसा आपने बताया कि जो यंगस्टर्स हैं उन्हें जॉब्स मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी रहेगी कि ये जो छोटे शहर है, टियर 1 टियर 2 टाउन्स हैं, वहां पर एक तरह से रोजगार सृजन होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं इनकी इफिशियंसी भी बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी, बिकॉज कई सारी पोस्ट होती है वो वेकेंट हो जाती हैं। तो जो यंगस्टर्स, जो यंग ब्लड एक तरह से जब मेन स्ट्रीम में आता है, तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी एक तरह से इफिशियंसी में भी एक तरह से बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देती है।
थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यह निकल करके ये आता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक इंटेंट देती है, जॉब को क्रिएट करती है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से आगे आना शुरू हो जाती है, या किसी कास्केडिंग इम्पैक्ट आता है। प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो भी एक तरह से आगे निकल करके आते हैं। जो पीएसयूज होते हैं हमारे देश के अंदर वो भी आगे बढ़ करके आते हैं। तो एक तरह से मल्टीप्लायर इफेक्ट होता हुआ दिखाई देता है, जिससे कि और भी ये जो सरकार जो जॉब्स क्रिएट कर रही है वो तो होता ही है, लेकिन इसके साथ में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पीएसयूज है, स्टेट गवर्नमेंट है, इनकी तरफ से भी एक तरह से रोजगार सृजन होता हुआ दिखाई देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब गवर्नमेंट एक तरह से इंटेंट देती है कि हम लोग इतनी जॉब्स को क्रिएट कर रहे हैं, तो प्राइवेट प्लेयर भी पीछे नहीं रहता, वो भी एक तरह से कदमचाल करते हुए दिखाई देता है। तो प्राइवेट जो प्लेयर्स होते हैं वो भी अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड और एनहांस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें भी एक तरह से जो बढ़ती हुई डिमांड होता है उसका फायदा मिलता है, जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन करना उनके लिए भी एक तरह से जरूरी हो जाता है। तो इससे ये जो सरकार का कदम है रोजगार मिलेगा, इसका कई तरह से मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलेगा एक तरह से पूरी इकोनॉमी के ऊपर। रूरल डिमांड एक तरह से बढ़ती हुई दिखाई देगी, बिकॉज टीयर 1 टीयर 2 टाउन के अंदर जो जॉब क्रिएशन पर फोकस एक तरह से सरकार कर रही है, और चूंकि मिशन मोड में इस काम को किया जा रहा है, हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं उनको कहीं ना कहीं जो उनके सपने हैं उनको उड़ान मिलती हुई दिखाई देगी, और उनके हाथ में आज अपॉइंटमेंट लेटर होंगे जो एक तरह से उनको जॉब्स मिलती हुई दिखाई देगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद उनको एक तरह से वर्चुअली जुड़ करके उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स आज देंगे। जब अरुण, निश्चित तौर पर युवाओं में उत्साह तो बढ़ेगा ही साथ उनके सपनों को उड़ान भी मिलेगी, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रोजगार सृजन के क्षेत्र में प्रतिबद्धता है, लगातार आयोजित होने वाले ये रोजगार मेले कहीं ना कहीं उस प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं। बिल्कुल, और ये जॉब की जो प्रक्रिया है इसको आसान बनाने पर भी फोकस किया जाता है। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सिंप्लीफिकेशन पर बहुत फोकस करते हैं। आपको याद होगा कि जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंदर पहले एक तरह से इंटरव्यूज किए जाते थे, तो लंबा प्रोसीजर कर दिया जाता था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस समय पर इस पूरे कम्बरसम प्रोसेस को काफी सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। पोस्ट कोविड पैंडेमिक टाइम के अंदर जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं जूझ रही थी, वो जॉब क्रिएट नहीं कर पा रही थी, कैपेसिटीज को नहीं बढ़ा पा रही थी, अर्थव्यवस्था को आगे बूस्ट नहीं कर पा रही थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी इस मैसिव इनिशिएटिव को लेकर के आते हैं अक्टूबर 2022 के अंदर, जहां वो आकर के कहते हैं कि हम लोग 10 लाख यानी कि 1 मिलियन जॉब्स को क्रिएट करेंगे। उसका सीधा मतलब यही था कि हम लोग रूरल क्षेत्र के अंदर, टीयर 1 टीयर 2 टाउन के अंदर जॉब्स को क्रिएट करें, जिससे कि रूरल और अर्बन डिमांड एक तरह से बढ़ती हुई दिखाई दे। और यही हमने देखा कि पोस्ट कोविड के टाइम में भारत एक तरह से ब्राइट स्पॉट बनता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि जो ग्रोथ जो विकास की रफ्तार थी वो ज्यादा रही, बिकॉज डिमांड को मैच कर पाए, और साथ ही साथ जो कंजम्पशन था वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया, बिकॉज जो यंगस्टर्स थे उनके हाथ में पैसे आए, उनको जॉब्स क्रिएट करके दी गई थी। तो यही तरह से फोकस है। एक तरफ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी इफिशियंसी बढ़ती है जब जॉब क्रिएशन होता है, साथ ही साथ जो यंगस्टर्स है जब उनके हाथ में पैसे आते हैं तो एक तरह से कंजम्पशन बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिससे डिमांड बढ़ती है और नो डाउट अर्थव्यवस्था को एक तरह से रफ्तार मिलती हुई दिखाई देती है। तो पूरी तरह से ये साइक्लिकल स्ट्रक्चर है, और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता हुआ दिखाई देगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो भी बढ़ चढ़ करके आगे आएंगे, और जैसे जॉब क्रिएशन पर एक तरह से फोकस रहता हुआ दिखाई देगा। जी, बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आज का दिन बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि 2047 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकसित भारत का लक्ष्य है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये अभियान मील का पत्थर साबित हो रहा है। खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में क्रिसमस समारोह में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम की मेजबानी भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन कर रहा है। प्रधानमंत्री कार्डिनल्स, बिशप और चर्च के मुख्य सदस्यों सहित ईसाई समुदाय के प्रमुख नेताओं के साथ बातचीत भी करेंगे। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री देश के कैथोलिक चर्च के मुख्यालयों के इस प्रकार के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की स्थापना 1944 में हुई थी, और ये संस्था पूरे भारत में सभी कैथोलिकों के साथ मिलकर काम करती है। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय कुवैत यात्रा से जुड़ी हुई खबर की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत की 2 दिवसीय सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने संबंधों को और मजबूत करते हुए रणनीतिक साझेदारी पर सहमति जताई है। कुवैत ने कल अपने सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। ये पीएम मोदी को किसी देश द्वारा दिया गया 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है।
4 दशक से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा और उस दौरे के ऐतिहासिक परिणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के अमीर शेख मिशल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह की बैठक में कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देश फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में तो मिलकर काम करने पर सहमत हुए ही द्विपक्षीय रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने का फैसला भी हुआ। It will actually enhance our cooperation in the areas that we have. We will identify new areas of cooperation between the two countries, and you will see more intensification of exchanges and visits in the coming days to materialize whatever has been planned in by the leaders of both the countries. कुवैत के अमीर ने पीएम मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट से नवाजा। ये अवार्ड मित्रता की निशानी के तौर पर राष्ट्र प्रमुखों को प्रदान किया जाने वाला सम्मान है। अभी विश्व के चुनिंदा राष्ट्र प्रमुख ही इससे नवाजे गए हैं। पीएम ने भारत के 140 करोड़ लोगों की तरफ से इस अवार्ड को स्वीकार किया और इसे दोनों देशों की मजबूत दोस्ती को समर्पित किया। इस अवार्ड की स्थापना 1974 में हुई थी। ये सम्मान 1896 से 1915 तक कुवैत पर शासन करने वाले मुबारक अस-सबाह को समर्पित है। पीएम मोदी को मिला ये 20वां शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है। प्रधानमंत्री की कुवैत के अपने समकक्ष शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अस-सबाह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में भारत कुवैत रिश्तों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। The two leaders discussed a roadmap to strengthen the strategic partnership in areas including political, trade, investments, energy, defense, security, health, education, technology, cultural, and people-to-people ties. They emphasized on deepening the economic cooperation between the two countries. प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत और कुवैत में 2025 से 2029 के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम पर भी सहमति बनी। खेलों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए दोनों देशों में 2025 से 2028 के लिए समझौता हुआ। एक और अहम सहमति के तहत कुवैत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन गया। We are pretty confident that this historic visit of the Prime Minister will open up a new chapter in the relationship between India and Kuwait. Both the sides have been able to identify several important areas of cooperation, and the governments will be working towards fulfillment of the plans that have been made during this visit. पीएम की मुलाकात कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल हम्माद अल मुबारक अस-सबाह से भी हुई। क्राउन प्रिंस ने पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत कुवैत दोस्ती को नई ऊंचाई पर ले जाने की दिशा में पीएम के इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। इस यात्रा ने मजबूत रिश्तों और करीबी सहयोग की शानदार इबारत दिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुवैत की इस यात्रा के बाद दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है। चाहे हम बात करें खेलों की, या करें सांस्कृतिक आदान प्रदान की, या व्यापार की बात करें, या रक्षा क्षेत्र की, आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच संबंधों में इन क्षेत्रों में काफी मजबूती देखने को मिलने वाली है। कैमरामैन राजेश रेखी के साथ कुवैत सिटी से चंद्रशेखर जोशी की रिपोर्ट डीडी न्यूज के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो 2 दिवसीय कुवैत यात्रा रही वो कई मायनों में बेहद ही खास और अहम रही है। और आइए अब खबरों के माध्यम से आपको लिए चलते हैं प्रयागराज। जी हां, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान सीएम योगी निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। मुख्यमंत्री आज सबसे पहले टेंट सिटी के साथ ही मेला सर्किट हाउस का निरीक्षण करेंगे। फिर वो दशाश्वमेध घाट प्रयागराज पर पूजा अर्चना एवं
एवं स्वच्छता आरती का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री मेला प्राधिकरण सभागार में कार्यों की समीक्षा करेंगे और इसके बाद वो स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। साथ ही प्रयागराज रेलवे जंक्शन का भी निरीक्षण करेंगे। बता दें कि महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में होना है। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां जारी है। प्रयागराज में जनवरी 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में जन आस्था के सबसे बड़े आकर्षण 13 अखाड़ों का महाकुंभ नगर में प्रवेश का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में कल महाकुंभ 2025 के लिए श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े ने पूरी भव्यता, राजसी अंदाज और विशिष्ट संदेश के साथ महाकुंभ नगर में प्रवेश किया। जगह जगह श्रद्धालुओं और महाकुंभ प्रशासन ने पुष्प वर्षा कर अखाड़े के संतों का स्वागत किया। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े ने अपने आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुण गिरि जी की अगुवाई में अपनी छावनी में प्रवेश किया। छावनी प्रवेश यात्रा की शुरुआत अखाड़े के मड़ौका स्थित आवाहन अखाड़े के स्थानीय आश्रम में हुई। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े की इस भव्य छावनी प्रवेश यात्रा में रथों में सवार महामंडलेश्वर के अलावा घोड़ों और ऊंटों में सवार नागा सन्यासी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बने। प्रवेश यात्रा में सबसे आगे अखाड़े के देवता भगवान गजानन जी का रथ था। इसके बाद अखाड़े में पंच परमेश्वर रमता पंच के बाद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर का रथ चल रहा था। प्रवेश यात्रा में संतों की तरफ से वृक्ष लगाओ, सृष्टि बचाओ के उद्घोष भी किए जा रहे थे। श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा ने 11 किलोमीटर का सफर तय कर सेक्टर 20 में स्थित अपनी छावनी में प्रवेश किया। अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुण गिरि जी ने कहा कि श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा सबसे प्राचीन अखाड़ा है जो अब तक प्रयागराज में 122 महाकुंभ और 123 कुंभ कर चुका है। छावनी प्रवेश हो रहा है और गजानन महाराज जी की कृपा है, तो उसमें हर उल्लास के साथ सभी पदाधिकारी और सभी महामंडलेश्वर अखाड़े के नागा सन्यासी और शोभा यात्रा में हम लोग चल रहे हैं। और हमारे साथ बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी जी भी आए हुए हैं। इस शोभा यात्रा के मुख्य अतिथि हैं और पूरा अखाड़ा उनका स्वागत और उनको आशीर्वाद दिया। सभी देवी देवता इस पेशवाई को देखते हैं, अद्भुत। इस समय प्रयागराज तीर्थ में देवलोक से सभी देवी देवताओं इस पेशवाई को देख रहे हैं। ये अद्भुत देवताओं की पेशवाई है, हम लोग तो निमित्त माध्यम है इसके। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि देख रहे हैं हम लगातार कि प्रयागराज में जो है साधु संतों के आने का सिलसिला जारी हो चुका है। विशेष संदेश के साथ ये महाकुंभ स्थल में प्रवेश कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे अब तक कौन कौन से अखाड़े प्रवेश कर चुके हैं और साथ ही साथ आगे कौन कौन से अखाड़े अब आने वाले हैं मेला स्थल पर। ठीक है, दशनाम अखाड़े ने पंचदशनाम अखाड़ा ये सबसे पुराना अखाड़ा है जिसको शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था। ये अखाड़ा आज प्रवेश किया और पहले गजानन की पूजा की, पूजा करने के बाद प्रवेश किया और ये अखाड़े के जो रंग है वो दिखने लगे हैं। संध्या जो कुंभ में रंग होने चाहिए ना, वो रंग दिखने लगे कि किस तरीके से साधु संत कैसे जा रहे हैं। उसके अलावा देखिए बड़ी बात ये है, ये सनातन संस्कृति का संगम तट पर संगम है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग है। मुख्यमंत्री भी लगातार इस पर निगाह रखे हुए, तो साधु संतों का स्थान ऐलान कर दिया गया। धीरे धीरे करके पंचदशनाम अखाड़े के बाद धीरे धीरे एक एक अखाड़ा आता जाएगा। तो इस शुभारंभ है अखाड़ों का आना वहां, लेकिन धीरे धीरे करके सारे अखाड़े आएंगे तो टेंट जो उनके लगे हैं वो लग गए हैं। तो अब उनका जो काम है वो वही संगम तट से शुरू होगा और वही उनकी धूनी रमेगी। तो अब जो पूरा रंग है वो शुरू हो गया है और जिनको भी कुंभ आना है तो धीरे धीरे कुंभ की तैयारी करें। उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार सभी और साधु संत भी कह रहे हैं कि कुंभ आइए और यहाँ का आनंद लीजिए। यहाँ का धार्मिक उत्सव है, सनातन धर्म के धार्मिक उत्सव है, उसको ग्रहण करें, लोग आए, स्वीकार करें। ये तैयारी लगभग पूरी हो गई संध्या। बिल्कुल रामेंद्र, भव्यता और दिव्यता अब धीरे धीरे नजर आने लगी है। बात करें मुख्यमंत्री की तो वो खुद निरीक्षण कर रहे हैं, बैठकों का सिलसिला भी जारी है और आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। किस तरह की बैठक रहने वाली है, किन चीजों का जायजा लेने वाले हैं खासतौर पर मुख्यमंत्री?
देखिए संध्या, क्योंकि संगम तट है, होटल में जो रुकेंगे वो तो अलग है, लेकिन जो लोग वहाँ गंगा और यमुना के तट पर रुकना चाहते हैं उनके लिए टेंट सिटी बनाई गई है, डोम सिटी बनाई गई है, और जो टूरिज्म विभाग है उसने अपने टेंट लगाए हैं। तो इस तरीके से जो तैयारी की गई है उसका जायजा मुख्यमंत्री लेंगे। मुख्यमंत्री वहां जाएंगे और सबसे पहले वो देखेंगे टेंट सिटी किस तरह तैयार की गई है, जो विदेशी पर्यटक आना चाहते हैं उनके रुकने की क्या व्यवस्था है, डोम सिटी जो बना रही है वो निजी कंपनी बना रही है तो उसकी क्या तैयारियां हैं, रेट क्या है, कहाँ से आने वाले लोग यहाँ रुक सकते हैं, क्या सुविधाएं दी जा रही। उसके बाद चिकित्सालयों को देखेंगे कि कुंभ में अगर 40 करोड़ लोग आएंगे तो चिकित्सालयों की व्यवस्था क्या है, आकस्मिक व्यवस्था में क्या कर सकते हैं चिकित्सालय, कौन सी तैयारियां वो देखेंगे। फिर उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे कि क्या कुंभ में कोई अड़चन ना आए, उसको लेकर जो तैयारियां की गई हैं, समय से जो कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए वो सारे व्यवस्थित तरीके से चल रहे हैं कि नहीं, तो अधिकारियों को भी निर्देश देंगे। तो ये मुख्यमंत्री का आज जो पूरा कार्यक्रम प्रयागराज में है वो ये है। संध्या, रामेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार का जो ये महाकुंभ है वो किन मायनों में बेहद ही खास और अहम रहने वाला है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि एक थैला एक थाली अभियान हो या फिर वृहद रंगोली बनाने का अभियान हो जो स्वच्छता का संदेश देते हुए नजर आएगी। डिजिटल माध्यम की अगर बात करें तो डिजिटल रूप से पूरी दुनिया, पूरा देश इस प्रयागराज के साथ जुड़ने वाली है, महाकुंभ मेला स्थल के साथ। और भी क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार? देखिए संध्या, जो कुंभ पहले भी हुआ था, ये तो महाकुंभ है, जो कुंभ हुए थे उनमें भी जो सुरक्षा के साथ जो तैयारी की गई थी कि साफ सफाई रहे, वो देखने लायक है। आप समझिए कि अभी से जो शौचालय है तैयार कर दिए गए, कोई भी एक पन्नी बाहर न रहे। तो लोग जो पत्तल लेकर जाते हैं तो ये कहा जा रहा है कि थाली लेकर जाइए और थाली वही रख दीजिए, दूसरा आएगा उसका इस्तेमाल करेगा। जो पत्तल है वो व्यवस्था न हो, तो पहले साफ सफाई की व्यवस्था, क्योंकि कुंभ में 40 करोड़ लोग आएंगे, वहाँ गंदगी नहीं दिखनी चाहिए, उसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है। लेकिन लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि वहाँ गंदगी न करें। और तकनीकी रूप से कुंभ तो अद्वितीय है। आप समझिए एआई तकनीक का पूरा प्रयोग किया जा रहा है कि आपको एक डिजिटल कार्ड दिया जाएगा। कुंभ में अगर जाएंगे, आप कहीं खो गए तो एआई तकनीक से जैसे आपका कार्ड नंबर डाला जाएगा तो कल वो देखेगा कि कहाँ है और आप बता देगा कि फला स्थान पर वो है। तो इस तरीके से किया जाएगा। और अगर दूरदर्शन की लिहाज से देखें तो लगभग 50 कैमरे लगाए जा रहे हैं, 4K कैमरे लगाए जा रहे हैं। तो जो लोग वहां नहीं आ सकते हैं वो दूरदर्शन के माध्यम से देख सकते हैं कि पूरे कुंभ को एक एक पल की जानकारी आपको दूरदर्शन पर मिलेगी। तो इस तरह के तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण है कुंभ और देखने लायक है। जो लोग संस्कृति को जानना चाहते हैं, जो संस्कृति को एक दूसरे को समझना चाहते हैं, उनको कुंभ जरूर आना चाहिए। तो ये बेसिकली सनातन संस्कृति नहीं, पूरी भारतीय संस्कृति चिमटी हुई वहां दिखेगी। संध्या जी, बहुत शुक्रिया रामेंद्र, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो कई मायनों में बेहद ही खास रहने वाला है महाकुंभ 2025 और साधु संतों के आने का सिलसिला भी लगातार शुरू हो चुका है। यह आगे भी जारी रहेगा और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अयोध्या में 11 जनवरी को राम मंदिर में 3 दिवसीय वार्षिक पाटोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान पौष शुक्ल द्वादशी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव काल में भगवान राम लला का अभिषेक और आरती होगी, जिसे लेकर तैयारियां जोर शोर पर हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जल्द ही श्री राम मंदिर के पूरी तरह बनकर तैयार होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया भर से लोग राम लला के
दर्शन करने आ रहे हैं। अब तक लगभग 3 करोड़ राम भक्त रामलला के दर्शन कर चुके हैं। मैं कहूँगा सारे मंदिर 60 से 70% तक बनकर तैयार हो चुके हैं। सभी कार्य एक साथ चल रहे हैं। प्रगति बहुत अच्छी है। 2025 के अंत तक मंदिर में 18 मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। 3 करोड़ के आसपास लोगों ने दर्शन अवश्य किए हैं। हिंदुस्तान का प्रत्येक राज्य यहाँ आ रहा है। और अब आपको मौसम के मिजाज से रूबरू करा देते हैं। जी हां, देश के उत्तरी हिस्से में शीतलहर और ठंड का प्रकोप बना हुआ है। दिल्ली में मौसम ने सुबह सुबह करवट ली है। लगातार तापमान में गिरावट के साथ आज सुबह सुबह दिल्ली में कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों सफीदों, जिंद, पानीपत, गोहाना, गन्नौर, हांसी, महम, सोनीपत, तोशाम, रोहतक, खरखौदा, भिवानी, चरखी, दादरी, मट्टन हिल, झज्जर, लोहारू में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 घंटों के दौरान राजस्थान के झुंझुनू में बारिश की संभावना है। देश के उत्तरी राज्यों में कड़ाके की ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भीषण शीतलहर की आशंका व्यक्त की है। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन तक शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में बर्फबारी तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान में कुछ एक जगहों पर आज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही हरियाणा, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, राजस्थान और मणिपुर में सुबह और रात में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। बारिश की वजह से थोड़ा राहत मिलेगी, क्योंकि इस समय सारे ही लोग परेशान हैं पोल्यूशन से। तो ये बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा बदलाव आया है और ठंड भी बढ़ी है। मौसम बहुत बढ़िया है जी। इस बारिश और मौसम बदलाव से होपफुली पोल्यूशन ठीक हो जाएगा और हम जैसे लोग थोड़ा और दौड़ सकेंगे। ठंड तो बहुत बेहद बढ़ गई है, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है। पिछले साल और पिछले साल भी इतनी ठंड थी। वहीं राजधानी दिल्ली की आबोहवा में पिछले कुछ दिनों से फिर खराब बनी हुई है। ग्रैब 4 के तहत जारी प्रतिबंधों के बावजूद वायु प्रदूषण पर लगाम नहीं लग पा रही है। कई इलाकों का AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जो वायु गुणवत्ता सूचकांक की गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली में आज सबसे अधिक AQI 475 बवाना में दर्ज किया गया। इसके अलावा अलीपुर में 437, आनंद विहार में 443, अशोक विहार में 460, बुराड़ी क्रॉसिंग में 445, ITO में 414, जहांगीरपुरी में 453, मुंडका में 446, नरेला में 428, नेहरू नगर में 446 और सोनिया विहार में 456 AQI दर्ज किया गया। तो हम आपको बता रहे हैं कि राजधानी के हाल किस तरह से हैं। लगातार AQI मीटर के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ का AQI लेवल दर्ज किया जा रहा है। वहीं अगर पूरे उत्तर भारत की बात करें तो मौसम में शीतलहर खुल चुकी है, ठंडक है और हम देख रहे हैं कि कई जगह पर बूंदाबांदी भी हुई है। दिल्ली में भी बूंदाबांदी दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग ने शीतलहर और भीषण शीतलहर की संभावनाएं भी उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में, कई इलाकों में, कई राज्यों में व्यक्त की है। धुंध छाई हुई है अल सुबह। तो उत्तर भारत में शीतलहर की आशंका लगातार मौसम विभाग के माध्यम से व्यक्त की जा रही है। अल सुबह अगर हम देखते हैं तो राजधानी की बात करें तो प्रदूषण और साथ ही साथ कोहरे की चादर नजर आती है, जिसकी वजह से वाहन चालक अपने गाड़ियों की लाइट जला करके अपना मार्ग तय कर रहे हैं। वहीं पूरे उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो शीतलहर का प्रकोप है। लोग रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं। अलाव के माध्यम से लोग इस ठिठुरन को दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। ज़्यादा अपडेट ले लेते हैं हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य से, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो अगर पूरे उत्तर भारत की बात करें तो शीतलहर का प्रकोप किस तरह से देखने को मिल रहा है? खासतौर पर वो ऐसे कौन कौन से राज्य, कौन कौन से इलाके हैं जहां पर शीतलहर और भीषण शीतलहर की संभावना मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, शीतलहर से ज्यादा अभी इस वक्त ईस्टर्ली विंड शुरू हो चुका है और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है
तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते एक आज दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी होने की उम्मीद है। थोड़ी ठंड जो थी अभी जो पड़ रही थी वो उसका असर थोड़ा कम होता हुआ नजर आई। ईस्टर्ली विंड्स हैं और ईस्टर्ली विंड से बात है तो हवा थोड़ी चलती है, लेकिन उसके साथ साथ जो अहम चीज है कि वो इतनी ठंडी हवा नहीं होती, वो थोड़ी अच्छी जो हल्की हल्की गर्म हवा होती है। तो जो पारा था अभी कुछ दिनों में वो 7 से 8 डिग्री तक ही रहेगा और इस वजह से दिल्ली वासियों के आसपास के इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं उनको थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। दूसरी अहम चीज मैं आप सबके हवाले से बताना चाहूंगा, करीब 27 और 28 तारीख को दिल्ली में अच्छी खासी बारिश होने की उम्मीद है। सबसे पहली बात तो ये बताना चाहूंगा कि उसमें ये जो 2 दिन है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिल्ली में आने वाला है। आप समझिए अगर पिछली बार जब दिल्ली में अच्छी खासी बारिश हुई थी वो था सितंबर का महीना और उसके बाद ये 2 महीने निकल गए, उसके अब जाके ये 2 दिन जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छी खासी बारिश और हवाएं चलेगी और जो पारा है वो भी थोड़ा कम होगा। लेकिन आज से बाद जैसे मैंने कहा कि बारिश होने की संभावना है और वेदर डिपार्टमेंट भी ये कह रहा है कि हवा चलेगी, तो जो AQI लेवल है उसमें भी हमें थोड़ी सी कटौती देखने को मिलेगी। इस वक्त जो AQI है वो दिल्ली का एवरेज AQI 400 के ऊपर है, 402 के करीब है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे जैसे हवा चलेगी मौसम थोड़ा क्लियर होगा तो AQI अच्छा होने की उम्मीद है। कल के बाद 2-3 दिन 26 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ठंड ज्यादा पड़ेगी, जो मिनिमम टेम्परेचर है वो और कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन 27 और 28, मैंने एक बार फिर कहा 27 और 28 दोनों दिन ये वार्निंग दी जा रही है कि दिल्ली आसपास के इलाके, राजस्थान, जो आपके पहाड़ी इलाके हिमाचल उत्तराखंड है, यहाँ पे बारिश होने की संभावना है और उसके साथ साथ हेल स्टॉर्म यानी कि आपके ओले जो होते, बर्फ के ओले जो होते हैं वो भी गिरने की संभावनाएं बन रही है। जी बहुत शुक्रिया तापस, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो हमारे सहयोगी तापस बता रहे थे कि किस तरह से रहने वाला है मौसम का मिजाज और क्या कुछ कह रहा है मौसम विभाग। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद आपके पसंदीदा शो नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर आज सुबह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसान घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति के साथ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को राष्ट्रीय किसान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह ने पूरे जीवन किसानों और मजदूरों के लिए संघर्ष किया था। और आज पूरा देश राष्ट्रीय किसान दिवस मना रहा है। सच्चा भारत अपने गांव में बसता है, जो सूरज को भी जगाता है वहीं अन्नदाता कहलाता है। और खेत में किसान, मेरा भारत महान जैसे अनमोल विचार रखने वाले देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को राष्ट्रीय किसान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। केंद्र सरकार भी किसानों के उत्थान और कृषि के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भारत गांव में बसता है और देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से होकर गुजरता है। इन सब बातों को देश की राजनीति में स्थापित करने वाले हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री और किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह की आज जयंती है और आज के दिन को पूरा देश किसान दिवस के रूप में मना रहा है।
किसान भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं और ग्रामीण समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसलिए देश के विकास और अर्थव्यवस्था में किसानों के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 23 दिसंबर को देश के 5वें प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। किसान परिवार से आने वाले चौधरी चरण सिंह देश के ऐसे किसान नेता थे जिन्होंने देश की संसद में किसानों के लिए आवाज बुलंद की थी। उनका कहना था कि सच्चा भारत अपने गांव में बसता है और जब किसान की दशा सुधरेगी तो देश सुधरेगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में 23 दिसंबर 1902 को जन्मे चौधरी चरण सिंह ने 28 जुलाई 1989 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक ही प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन इतने कम कार्यकाल में ही उन्होंने किसानों के उत्थान के लिए काफी प्रयास किए। उनके कार्यकाल में 1989 का बजट किसानों की मांगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। इस बजट में किसानों के लिए कई नीतियां पेश की गई थीं। साहूकारों से किसानों को राहत दिलाने के लिए उन्होंने ऋण मोचक विधेयक 1939 को अंतिम रूप देने में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने भूमि जोत अधिनियम 1960 को लाने में अहम किरदार अदा किया। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू किया। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू की सामूहिक भूमि उपयोग नीतियों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व भी किया। पूरे देश में किसानों के उत्थान और कृषि के विकास की दिशा में उनके काम के लिए उन्हें चैंपियन ऑफ इंडियाज पीजेंट्स का उपनाम दिया गया था। एक किसान होते हुए और प्रधानमंत्री के पद पर जाना वो सबसे बड़ा उनका कार्य था और किसानों के जुड़े होने के कारण ही वो इस पद पे गए हैं। उनका कृषि क्षेत्र में बहुत ही योगदान रहा। उन्होंने किसानों को सारे फैसिलिटीज़ दी और वो ये प्रेरक थे, हमारे मार्गदर्शक थे। टिकाऊ कृषि के लिए किसानों को सशक्त बनाने की थीम के साथ इस साल का किसान दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार भी किसानों के उत्थान और कृषि के विकास के लिए प्रयासरत है। इसके लिए सरकार पीएम किसान सम्मान निधि, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। अब जरूरत किसानों को नई और आधुनिक तकनीकों की जानकारी देने की है ताकि अन्नदाताओं को बेहतर पैदावार मिल सके। शमीम अख्तर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, दिल्ली। किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा कई ऐतिहासिक योजनाएं शुरू की गई हैं। जैसे नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन किराए पर देने की सुविधा मिल रही है। इन ड्रोन का उपयोग खाद और कीटनाशक के छिड़काव के लिए किया जा रहा है। 1,261 करोड़ रुपए की इस योजना में 80% वित्तीय सहायता का प्रावधान है, जिससे महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर मिलेगा। वहीं साल 2015 में शुरू हुई मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना से अब तक 24.60 करोड़ किसानों को लाभ मिला है। ये योजना मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और खाद के सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। सरकार का लक्ष्य है कि 2025-26 तक 5 करोड़ मिट्टी के नमूनों का परीक्षण कर एक उर्वरता मानचित्र तैयार किया जाए। और इसी के साथ सामूहिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs का गठन किया जा रहा है। 6,865 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत अब तक 9,411 FPO बनाए जा चुके हैं, जिसमें 26.17 लाख किसान लाभान्वित हो चुके हैं। सरकार की इस पहल से किसानों को बाजार तक पहुंच और उत्पादकता बढ़ाने का बेहतर अवसर मिल रहा है। किसानों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने किसान कवच लॉन्च किया है। ये भारत का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है, जो किसानों को कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए बनाया गया है। इस तकनीकी पहल से किसानों को सुरक्षित और सशक्त बनाया जा रहा है।
वही बात बागवानी की करें तो बागवानी फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरू किया गया है। 1765.67 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत जलवायु सहनशील और रोग मुक्त पौध सामग्री का प्रसार किया जा रहा है। देश के हर कोने को डिजिटल बनाने के मकसद के साथ डिजिटल कृषि मिशन का शुभारंभ किया गया। 2817 करोड़ रुपए की इस योजना का उद्देश्य डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और फसलों का सटीक आकलन करना है। इसके अलावा ENWR आधारित फाइनेंसिंग योजना से किसानों को उनके उत्पादों के भंडारण पर क्रेडिट की सुविधा भी दी जा रही है। बात खाद्य तेल की करें तो खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स चलाया जा रहा है। इसके तहत 10,103 करोड़ रुपए की लागत से भारत में तेल बीज उत्पादन को बढ़ाना और खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही सरकार ने 25 नवंबर 2024 को नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को मंजूरी दी। इस योजना के तहत पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2,481 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें 1,584 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 897 करोड़ रुपए राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये तमाम पहल जो केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है खेती को और किसानों को उन्नत बनाने के लिए। और कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में सुशासन के क्रियाकलापों पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यशाला में सभी मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। डॉक्टर सिंह विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान 4.0 की मूल्यांकन रिपोर्ट जारी करने के साथ साथ सर्वोत्तम क्रियाकलाप पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। बात असम की करते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 2026 तक राज्य से बाल विवाह को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 21 से 22 दिसंबर की रात को शुरू किए गए तीसरे चरण के अभियान में 416 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 335 मामले दर्ज किए गए। पिछले वर्ष से अब तक 3 विशेष अभियानों के तहत कुल 5,348 मामले दर्ज किए गए हैं और 5,442 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजुत मोइना योजना बालिकाओं के बेहतर भविष्य का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाएगी। इस योजना के तहत स्नातक स्तर पर पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 1,000 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को 2,500 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। राज्य सरकार की निजुत मोइना पहल का लक्ष्य 1,500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 10 लाख छात्राओं को कवर करना है और पहले वर्ष में 1.6 लाख से अधिक लड़कियों को 240 करोड़ रुपए मिलेंगे। इधर अमरावती के बड़नेरा में भारतीय जनसंचार संस्थान के परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इसी कड़ी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने इस निर्माणाधीन परिसर का दौरा किया। गौरतलब है कि IIMC का परिसर बड़नेरा में 15 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जा रहा है। इस नए शैक्षिक परिसर में प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन, छात्राओं के लिए छात्रावास, कर्मचारियों के लिए क्वार्टर और 200 सीटों वाला सभागार शामिल होगा। जाजू ने विश्वास जताया कि यह संस्थान सभी छात्रों, पत्रकारों और मीडिया क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों के लिए मददगार साबित होगा। जाजू ने आगे कहा कि देश भर और खास तौर से विदर्भ क्षेत्र के ठेकेदारों से अमरावती में भारतीय जनसंचार संस्थान के निर्माण के लिए बोली प्रक्रिया में पहल करने की भी अपील की गई है। कैंपस के कार्य को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने लगभग 90 करोड़ रुपए की लागत से सैंक्शन दिया हुआ है। हमारा कैंपस है IIMC अमरावती। उस काम की, उस बिल्डिंग की हम लोगों ने आज यहाँ पर समीक्षा की है CPWD के साथ में। CPWD ने ऑलरेडी उसके ऊपर एक टेंडर कॉल किया हुआ है। उस टेंडर की लास्ट डेट 27 दिसंबर है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस क्षेत्र के जो भी बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इस क्षेत्र के या और बियॉन्ड देश भर के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में अपनी भागीदारी देंगे। और इसके साथ ही अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने की।
और अखबारों की तमाम सुर्खियों को समेटे हुए हमारी सहयोगी भावना इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। भावना, आज क्या कुछ खबरें हेडलाइन के साथ अखबारों में देखने को मिली हैं? बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों की खबरें आज अलग अलग क्षेत्रों में प्रकाशित की गई हैं अखबारों में। अगर मुख्य पृष्ठ की बात करें तो कई अखबारों में आज प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा को लेकर जो खबर है वो मुख्यतः प्रकाशित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय कुवैत यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं और उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर गल्फ स्पिक लेबर कैंप में 1500 भारतीय श्रमिकों से मुलाकात की और उन्होंने कहा है कि मुझे आपका प्यार यहाँ खींच लाया। और आपको बता दें कि श्रमिकों के लिए ई-माइग्रेट पोर्टल, मदद पोर्टल और उन्नत प्रवासी भारतीय बीमा जैसी योजनाओं की कई पहल भारत सरकार ने की है। साथ ही साथ अगर दोनों देशों की बात करें तो संस्कृति, खेल और सौर ऊर्जा से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान से नवाजा भी गया है। तो ये हरिभूमि में ये प्रकाशित ये खबर है। इसके अलावा बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, जिन्होंने संसद में चल रहे व्यवधान को लेकर सांसदों पर एक टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा है कि संसद में व्यवधान के कारण जिस तरीके का गतिरोध हो रहा है और उसमें जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सांसदों की जवाबदेही की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि जनता तय करे कि किस तरीके से आप इनके बारे में सोचते हैं और संसद में उन्हें क्यों भेजा गया है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये अपने वक्तव्य में कहा है। ये पंजाब केसरी में ये खबर प्रकाशित की गई है। अगली खबर की बात करें तो अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबर है, PLI योजना से जुड़ी खबर है और आत्मनिर्भर भारत के जिस परिदृश्य के साथ, जिस परिकल्पना के साथ भारत आगे बढ़ रहा है उसमें PLI योजना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। ऐसे में PLI योजना में 14 क्षेत्रों में 764 उद्योगों को दिया गया है प्रोत्साहन। तो उद्योगों को एक बूस्ट मिला है, पुश मिला है, उनको एक नई उड़ान मिली है। साथ ही निवेश उत्पादन के नए द्वार खुले हैं और कुल 14 क्षेत्रों में 764 उद्योगों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन के लिए मंजूरी के बाद 1,46,000 करोड़ से अधिक का निवेश इस योजना से हुआ है, यानी कि PLI योजना से हुआ है। अगली खबर जनसत्ता में आई है। सर्दियों के सितम से जुड़ी खबर है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरी राज्यों में बारिश के आसार हैं और हिमाचल में जो छोटी नदियां हैं उस पर बर्फ की परत जो है वो दिखने लग गई है और सुबह सुबह दिल्ली में भी कोहरा छाए रहने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि 24 से 26 दिसंबर तक हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर का गंभीर शीतलहर जो है वो जारी रह सकती है, जबकि 22 से 26 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शीतलहर का प्रकोप जो है वो जारी रह सकता है। अगली खबर की बात करते हैं। हवाई अड्डों से जुड़ी खबर है। जी हाँ, हवाई अड्डों पे हम जब भी जाते हैं तो कैंटीन में जो भी खाना होता है, अलग अलग रेस्टोरेंट में जो भी खाना होता है वो बहुत ही महंगा पड़ता है। लेकिन अब सरकार की एक नई पहल सामने आ रही है और सरकार की ये पहल कह रही है कि अब एक कैंटीन खुलने वाली है और इस कैंटीन में सस्ता खाना उपलब्ध होगा हवाई अड्डों पर। जी हाँ, लंबे समय से यात्री इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे और हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में ये मुद्दा भी उठाया गया था सांसद राघव चड्ढा के द्वारा, जिसमें अब महंगे दामों पर मिलने वाली पानी, चाय और स्नैक्स की समस्या को उजागर किया गया था। तो अब ये जो उत्पाद है वो सस्ते मिलेंगे हवाई अड्डे पे। इसके साथ साथ चलते चलते एक और खबर की बात कर लेते हैं। जी हाँ, जब भी हम ट्रेन की टिकट बुक कराते हैं और रिजर्वेशन का इंतज़ार करते हैं और सुबह अगर हमारी ट्रेन होती है तो रात भर हम यही इंतज़ार करते रहते हैं कि कब चार्ट निकलेगा और उस चार्ट के बाद हम देख पाएंगे कि क्या हमारा रिजर्वेशन हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि 4 घंटे पहले चार्ट निकलता है। ऐसे में अब रात को ही चार्ट निकलना होगा और रिजर्वेशन आपकी हुई है या नहीं हुई अब आपको रात को ही पता चल जाएगा। जी हाँ, कई जोनल रेलवे रात में देर शाम तक नहीं बना पा रहे थे चार्ट। ऐसे में जोनल रेलवे को ये एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और सभी जोनल रेलवे को समान दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो संध्या, अलग अलग क्षेत्रों से अखबार में प्रकाशित थी ये कुछ मुख्य सुर्खियाँ। बहुत शुक्रिया भावना। संसद से सड़क तक, देश से विदेश तक और उड़ान से लेकर के रिजर्वेशन तक तमाम खबरें हमारे दर्शकों के लिए समेट कर लाने के लिए। और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कई अन्य खाड़ी देशों ने पाकिस्तान के करीब 30 अलग अलग शहरों के लोगों को वीजा देने पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तानी नागरिकों की विदेशों में भीख मांगने या मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के कारण ये प्रतिबंध लगाए गए। दक्षिणी ब्राजील के पर्यटक शहर ग्रामाडो में 10 लोगों को ले जा रहा एक छोटा विमान चिमनी से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें पायलट समेत सभी 9 यात्री मारे गए। विमान के दुकान पर गिरने के बाद 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए।
सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में लगभग 29,000 लोगों ने कल सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। करीब एक महीने पहले नोवी सैड रेलवे स्टेशन की छत गिरने की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। और अब बात करते हैं कारोबार जगत की। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकारी कंपनियों के मुनाफे में तेजी देखने को मिली। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का कुल शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 47% बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। जीसीसी देशों द्वारा भारत में किए जाने वाले निवेश में एक दशक में बड़ा उछाल देखने को मिला। GPIIT के मुताबिक सितंबर 2013 से सितंबर 2024 के बीच 24.5 अरब डॉलर का निवेश आया। केवाईसी के दुरुपयोग से बचने के लिए सरकार नई प्रणाली लॉन्च करने जा रही है। सेंट्रल नो योर कस्टमर यानी CKYC के तहत आधार, पैन, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के अंतिम 4 अंक ही संबंधित संस्थान देख पाएगा, बाकी के सारे अंक छुपे रहेंगे। 20 जनवरी 2025 से नई व्यवस्था लागू होगी। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी IFCI लिमिटेड को 500 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। इस निवेश के बाद IFCI लिमिटेड में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। सितंबर 2024 में कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 71.72% थी। सेबी ने PNB, मैटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस के इक्विटी डीलर सचिन बकुल दगली और 8 अन्य लोगों व संस्थाओं को एक फ्रंट रनिंग योजना चलाने के मामले में बाजार में कारोबार पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन संस्थाओं ने फ्रंट रनिंग स्कीम के 3 वर्ष में करीब 21.16 करोड़ रुपए की अवैध लाभ कमाया था। सरकार 24 दिसंबर को सार्वजनिक उपयोग के लिए 2 नए ऐप जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड लॉन्च करेगी। इनके जरिए उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में भी शिक्षित किया जाएगा। और अब बात करते हैं खेल जगत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन को एक भावनात्मक खुला पत्र लिखकर क्रिकेट और देश के प्रति उनके अनुकरणीय योगदान के लिए उनको धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पत्र में अश्विन के संन्यास लेने की घोषणा को कैरम बॉल बताया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले को 211 रन से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। भारत को अगले साल होने वाले जूनियर निशानेबाजी विश्व कप की मेजबानी मिली है। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में राइफल, पिस्टल और शॉट गन की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। और आइए अब आपको लिए चलते हैं सिने जगत में। कुमार विश्वास ने शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी बेटी पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि अपने बच्चों को रामायण सिखाएं। ऐसा हो सकता है कि आपके घर का नाम रामायण हो, लेकिन कोई और आपके घर की लक्ष्मी छीन ले। फिल्म गेम चेंजर के प्री रिलीज इवेंट पर पहुंचे साउथ सुपरस्टार रामचरण। फिल्म आगामी वर्ष 10 जनवरी में रिलीज होने के लिए तैयार। फिल्म मुफासा द लॉयन किंग ने रिलीज के तीसरे दिन 17.78 करोड़ रुपए कमाए। इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन 40.28 करोड़ हो गया है। और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मौसम की। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। सोमवार सुबह दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी हुई, साथ ही पूरे एनसीआर में कोहरा छाया हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। आईएमडी की माने तो आज पूरे दिन शीतलहर चलेगी। वहीं दिन के समय धूप खिलने से मौसम में थोड़ा सुधार भी देखने को मिलेगा। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 13 डिग्री रहेगा।
और मौसम के मिजाज के बाद एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। जी हां, महाराष्ट्र के पुणे में एक दर्दनाक हादसे की खबर आ रही है, जहां फुटपाथ पर सो रहे 9 लोगों को एक डंपर ने कुचल दिया है। एक बड़ी खबर आ रही है, जहां डंपर ने फुटपाथ पर सो रहे 9 लोगों को कुचल दिया है, जिनमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। मरने वालों में 2 बच्चे शामिल हैं, जबकि घायलों में भी 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जिसमें एक डंपर जो है वो लोगों के लिए काल बनकर आया और पुणे के वाघोली इलाके में देर रात ये सड़क हादसा हुआ, जिसमें लोगों की मौत बताई जा रही है। नशे की हालत में था डंपर चालक, ये बताया जा रहा है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिशिर जुड़ चुके हैं। शिशिर, आपसे जानना चाहेंगे, ये डंपर चालक काल बनकर के आया जिसने लोगों की जान ले ली। बिल्कुल, देखिए ये घटना कल देर रात 12 से 1 बजे की ये घटना है। पुणे के केसनन चौक पर ये घटना घटी थी, जब एक प्राइवेट कंपनी का जो डंपर था वहां से गुजर रहा था। कहा यह जा रहा है कि डंपर ड्राइवर जो है नशे की हालत में था, वो इसीलिए फुटपाथ पे रहे लोगों को जो है डंपर से उसने कुचल दिया, जो कि डंपर जो था वो उसके काबू से बेकाबू हो गया था। हालांकि इस हादसे में अभी 3 लोगों की मौत हुई, जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं और 1 बुजुर्ग है। इन तीनों को साथ साथ बाकी अन्य 6 लोग भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए। उसमें से 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन सभी को पुणे के नजदीकी अस्पताल में, ससून अस्पताल में जो है भर्ती किया गया है। जैसे ही हादसे के बारे में पता चला, पुलिस ने जो है डंपर ड्राइवर को हिरासत में लिया है। डंपर ड्राइवर की इस वक्त जो है मेडिकल जांच की जाने के बाद उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। हालांकि जहाँ पे पूरा हादसा घटा है, ये झुग्गियों का इलाका है, जहाँ पर जो फुटपाथ है, और वहां पर कुछ और लोग भी जो है इस फुटपाथ के आसपास सो रहे थे। ये जानकारी पुलिस द्वारा मिली है। जी, बहुत शुक्रिया शिशिर, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए। तो एक बेहद ही दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें डंपर चालक ने 9 लोगों को अपनी जद में ले लिया है। और इसके साथ ही आपके पसंदीदा शो नया सवेरा के इस अंक में आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े चलते हैं ब्राजील के रियो डी जेनेरो के एक्वेरियम में क्रिसमस से पहले सांता क्लॉज ने मछली और शार्क के बीच गोता लगाया। तो आप देखिए इन तस्वीरों को, और इसके साथ ही हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।